भाई आवाज आ रही है। यस सर। ओके। जी आवाज आ रही है। ठीक है, प्रॉपर आवाज है। यस सर, एकदम बराबर। ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड यस सर। गुड इवनिंग। और भाई पहले तो थोड़ा बताओ अपना कैसा चल रहा है ट्रेडिंग। यस सर, कोशिश मेरा जारी है सर। यस सर, तरुण जी पहले आप बताइए। मेरा तो चल रहा है, बस कभी कभी बस पोजीशन पर, ओके, हाँ। थोड़ा पोजीशन पर। वो तो आपका ऑफिस शेड्यूल है तो उस हिसाब से इसलिए वैसे क्या पोजीशनल कर रहे हैं रखा है अभी। आजकल, क्या कर रहे हैं, किस सेगमेंट में कर रहे हैं, इंट्राडे पोजिशनल कैसे कर रहे हो? अभी पोजीशनल कर रहा हूँ। ओके। अभी वो पोजीशनल में कुछ थी पोजीशन, तो कुछ काट दी, एक आधी पड़ी है। वो वही मंडे ट्यूसडे तक एग्जिट हो जाएगी। ओके, बढ़िया। तो बेसिकली ये है कि अभी पोजिशनल ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, है ना? यस, पोजीशनल बेटर है वैसे भी। अगर अगर हम मंथली वगैरह करते हैं तो उसमें डिके भी ज्यादा नहीं होता और ठीक रहता है। तो अभी क्या नाम है, आप हैज भी करके ले रहे हो या ऑप्शन बाइंग डायरेक्टली कर रहे हो? मैं हेज करके नहीं ले रहा, क्योंकि वही बात है, हेज में भी पर रिस्क डिफाइन होता है। तो फिर जब अगर नेकी लेनी है तो नेकी लो, तो रिस्क फिर उतना ही है। हाँ, अगर देखो, ये तो जो आपका एक्सपीरियंस है ना, आपको कितने साल हो गए हम हम्म, लोग को जुड़े हुए, कितने साल हो गए? हम्म। शायद 6-7 साल हो गए हैं। हाँ, ये छः। कन्विक्शन इतने हम्म। सालों बाद आ जाता है। मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि जब यही जो आप हाँ, सेम यही जो रिस्क मैनेजमेंट की आपने चीज समझाई थी, हाँ, कि अगर हम अपने रिस्क को देखें, हम कितना रिस्क ले रहे हैं। कि हम हाँ, अगर सेम रिस्क का अगर हम हेजिंग में ले रहे हैं, 4-5 लोट ऐड करके, भैया अगर हमें 1 या 2 लोट में अगर लेना पड़ रहा है तो हम वो लें, सरदर्द क्यों रखे ज्यादा। हाँ। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैटर करता है पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट तो है। लेकिन जैसा कई लोग ये हम्म, कहते हैं ना कि हम 1% अपना पोर्टफोलियो का रिस्क लेते हैं या 2% पोर्टफोलियो का या हम्म, कैपिटल का रिस्क लेते हैं। हम्म, बात ये आती है कि अगर मुझे 2% ही रिस्क लेना पोर्टफोलियो का, तो डायरेक्टली मैं, अगर मेरा 2% फॉर एग्जाम्पल 10,000 का रिस्क है, तो अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ तो डायरेक्टली मैं 10,000 के ऑप्शन बाइंग कर लूंगा, तब भी तो मेरा 2% ही रिस्क है। यस, एग्जैक्टली। तो फिर वही चीज है कि अगर आपका टेक्निकल्स बहुत, नॉर्मली क्या है, ये प्रॉब्लम उनके साथ आती है जिनके टेक्निकल्स अच्छे नहीं होते और हाई कन्विक्शन नहीं होता, वो लोग यहाँ पे ऑप्शन बाइंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने ये देखा रिसेंटली मार्केट में कि बहुत वीकली एक्सपायरी को लेकर हल्ला हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो डिके वाले हैं लोग, वो यहाँ पर ये देख रहे हाँ। हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी, क्योंकि वो डिके के लिए प्ले कर रहे हैं। जो डायरेक्शनल प्ले कर रहे हम्म, हैं उनको, मुझे तो आज तक प्रॉब्लम कभी नहीं आई है। मैं ये नहीं कहता कि लॉसेस नहीं होते, हम्म, लॉसेस इज पार्ट ऑफ गेम, हम्म, लॉसेस होते हैं। हम्म, लेकिन ये है कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग प्रॉपर फॉलो कर रहे हो तो वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं करते। प्रॉब्लम ये होती है कि कई लोग कैपिटल के हिसाब से रिस्क ज्यादा लेते हैं, और अगर कुछ मल्टीपल ट्रेड आपके गलत हो जाते हैं तो वो इतना ड्रॉ डाउन कैपिटल के ऊपर ला देते हैं, इतनी साइकोलॉजी डिस्टर्ब कर देते हैं, तो फिर वो जो चीज है ना, उससे निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। वो हिट लगती है बहुत बुरी तरीके से, जैसे कि एक फॉर बार हो चुका है एग्जाम्पल। मेरे साथ हाँ, पहले। है। हो चुका है 1-2 बार ऐसे ना, पहले पहले। भाई देखो, हाँ। कार आप नहीं लोगे, ठुकेगी नहीं, तो फिर आप सीखोगे कैसे? कोई आदमी यस। ये कहता है कि मैं फॉर एग्जांपल, जैसे यूथ है, साइकिल चला रहा है और फिर वो बाइक लेता है, और बाइक ले जब वो लेके आता है ना, बहुत गाड़ी साफ करता है, नई गाड़ी होती है तो पॉलिश करता है, और कहीं भी ले जाता है, छोटा सा कुछ स्क्रैच या कहीं कोई कर दे, झगड़ने लग जाता है, या फिर कहीं लगती है तो उसको बड़ा दर्द होता है। लेकिन वही चीज 3-6 महीने बाद उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको ये पता है कि यार गाड़ी सर्विस से जाएगी, मैं सब कुछ ठीक करवा लूंगा। ये चीजें तो रोड पे आप गाड़ी लेके जाओगे, स्क्रैच लगने हैं, टक्कर लगनी है। इंश्योरेंस मैंने ले रखा है, हाँ। इंश्योरेंस मैंने ले हम्म, रखा है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट है ना। आप फॉर एग्जांपल, मेरी हम्म, गाड़ी रोड पे निकलती है, स्क्रैच लग गया, ये लग गया, वो लग गया। अरे आपकी गाड़ी चल रही है ना, हम्म, आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है ना, तो हम्म, आप बार बार शोरूम क्यों जा रहे हो? जब आपकी गाड़ी सर्विस पे जाएगी या साल में आप इंश्योरेंस
अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपने गाड़ी का इंश्योरेंस ले रखा है, तो जब आप गाड़ी शोरूम में लेके जा रहे हो, ठीक है, आपकी इंश्योर्ड है गाड़ी, और फिर आप वहां पर आपको ये लगता है कि आपका जो इंश्योरेंस कवर आपने लिया है, जो नेक्स्ट टाइम भी आप, जैसे आपका नो क्लेम बोनस है या फिर जितना आपने प्रीमियम पे किया है, अगर उससे ज्यादा खर्चा आपका हो रहा है गाड़ी पर, तो फिर समझदारी तो यही है कि आप शोरूम में जाके सारा काम करवा लो। अगर सारा एक्सटीरियर का है सब कुछ, इंजन का नहीं है, तो फिर आप सारा करवा सकते हो। अगर इंजन का भी है तो फिर तो कंपलसरी है कि आप, अच्छा यही रहेगा कि आप कंपनी में करवाओ। लेकिन अगर अगर आपको नॉलेज है गाड़ी की अच्छे से और इंजन का काम नहीं है, अगर आपको लगता है कि सस्ता काम है, तो फिर आप कंपनी में मत कराओ, बाहर करा लो। लेकिन फिर वही चीज है कि आपने इंश्योरेंस ले रखा है ना, इंश्योरेंस ले रखा है मतलब रिस्क मैनेजमेंट कर रखा है, तो उसमें क्या है, आपको उलझने की जरूरत नहीं है। आपकी कहीं कहीं गाड़ी, कहीं किसी ने गाड़ी ठोक दी आपकी, या फिर आपने किसी को ठोक दिया, कोई मेजर वहां पे बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो उसको फोटो लेनी है, कुछ भी करना है, लेने दो। आपको लेनी है, आप लेके चले जाओ, क्लेम तो मिल ही जाएगा। उस पर झगड़ने का तो कोई काम ही नहीं है। तो ये ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है। जब हम स्टार्टिंग में आते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, और हमें ना सालों लगते हैं अपने बिलीफ को हटाने में। एक आदमी मार्केट में आता है ब्लैंक, जो किसी अच्छे बंदे से सीखता है या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाके सीखता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में, कि कॉमर्स स्ट्रीम से आया उसने, अपनी हायर सेकेंडरी में और कॉलेज में, फिर उसके बाद जो भी वो प्रोफेशनल काम कर रहा है या डिग्री कर रहा है या फिर एजुकेशन कर रहा है, वो भी इससे रिलेटेड है, वो बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में आएगा। वहाँ नॉइस ना बहुत कम होगा। हो सकता है कि वो अप टू डेट ना हो, क्योंकि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में थोड़ा डिफरेंस होता है। उसके लिए वो समर ट्रेनिंग करता है, या फिर जो भी फाइनल प्लेसमेंट या कुछ भी होती है, तो कुछ टाइम बाद ना उसको पिकअप करने में टाइम नहीं लगता, और फिर वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। लेकिन जब किसी और फील्ड से कोई इस मार्केट में आता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारे बिलीव होते हैं, उसने बहुत सारी चीजें सुनी होती हैं, देखी नहीं, मतलब सिर्फ सुनी होती हैं और अधूरी होती हैं। फिर प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि यहाँ पे वही चीजें आपने कई बार देखा होगा कि जैसे स्टॉक मार्केट में या फिर बहुत सारे न्यूज देखते हैं कि हल्ला हो रहा है, बाय सेल, बाइक बाय बोल रहा है, दूसरा सेल बोल रहा है, तीसरा कुछ और बोल रहा है। सोशल मीडिया में और शोर होने लगे हम, जितना सोशल मीडिया इवॉल्व हुआ है, याहू रूम से देखें और कुछ फेसबुक और ट्विटर और आप इंस्टाग्राम, सब कुछ आपके सामने, ये बहुत सारा नॉइस है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप कुछ कर रहे हो और फिर आप ये देखते हो कि मैं यहाँ पे गलत हुआ और सामने वाला सही हुआ, तो फिर आदमी बहुत ये गलतियां करता है कि वो सिस्टम चेंज करता है। लेकिन एक टाइम उसको समझ आता है, फिर उसका बिलीव यहाँ पे चेंज होता है कि सिस्टम चेंज करने से कुछ नहीं होगा। जब तक उसको रियलाइज, उसको पता होता है कि ये उसने सुना होता है, लेकिन मार्केट में जब तक वो उस बिलीव को जिएगा नहीं ना, जब तक उसको ये रियलाइज नहीं होगा कि एक्चुअली ये सही है, तब वो पहला बिलीफ तोड़ेगा कि मुझे सिस्टम बार बार नहीं बदलना है। मुझे अपने सिस्टम को एक ट्रेंडिंग मार्केट में, एक रेंज बाउंड मार्केट में, अ, दोनों मार्केट में देखना है। और कंसिस्टेंटली वो तभी हो पाएगा जब हम 3-6 मंथ या 1 ईयर कंसिस्टेंटली मार्केट में, ये एज पर द बंदे के हिसाब से है कि वो फुल टाइम ट्रेडर है या फिर पार्ट टाइम है। तो जो पार्ट टाइम है उनको ज्यादा टाइम लगता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर जो फुल टाइम मार्केट में नहीं है, तो अगर वो 1 साल भी मार्केट में अपने किसी भी सिस्टम को देता है, तो रेंज बाउंड मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट, जिसमें बेरिश और बुलिश दोनों मूव होंगे, क्योंकि जनरली बेरिश ज्यादा फास्ट आता है, तो वो करेक्शन भी देखता है, राइज भी देखता है, रैली भी देखता है। तो फिर ये जो चीज है ना, कि इसके बीच में बहुत सारे फेसेस हैं कि उसको हिट लगती है, वो कहीं रूल तोड़ता है कि अगर वो ऑप्शन बाइंग कर रहा है तो लॉसेस होंगे, अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है तो बड़े लॉसेस नहीं होंगे, और अगर वो ऑप्शन बाइंग कर रहा है तो वो तभी प्रॉफिटेबल होगा जब वो बड़े प्रॉफिट लेगा। ठीक है, छोटे सा आपको प्रॉफिट मिला, आप निकल गए, टीएसएल हिट हो गया, ठीक है, ब्रेक इवन पे निकल गए, एग्जिट हो गया, ठीक है, छोटा लॉस, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से वो लॉस एक लिमिटेड था, हाँ आप वहां पे निकल गए। और फिर एक बड़े लॉस से आप, क्योंकि आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो और आप स्टॉप लॉस के बियॉन्ड नहीं जाओगे, तो आप बड़े लॉसेस को अवॉइड कर रहे हो। सबसे बड़ा सेटबैक यहाँ पे ये होता है कि जब हम सीखते हैं और करते हैं, तो जब हम सीखते हैं तो वहां पे ना इमोशंस बहुत कम होते हैं, और जब हम करते हैं तो जैसे ही हम ट्रेड लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस डेवलप होते हैं ट्रेड के साथ, जैसे ही हमारा ट्रेड एक्टिव हो। तो जो मैं नेक्स्ट चीज बता रहा हूँ ना, वो यही होती है कि जो बड़े प्रॉफिट है, ठीक है, उसको उसमें भी सेटबैक लगेंगे कि आप जल्दी
छोटे प्रॉफिट में निकल के स्टॉप लॉस पूरा ले रहे हो, तो फिर आपको पता है कि एक्चुअली आपको बड़े प्रॉफिट लेने हैं, सिस्टम को फॉलो करोगे, टीएसएल रेस करते जाओगे तभी आपको मिलेंगे, कि किस ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट, किस ट्रेड में छोटा लॉस, किस ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होगा, ये पता ही नहीं है। तो आपको प्रोसेस पता है, आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि आप जब तक अपना ट्रेल, जितना आपको नहीं पता किसी भी ट्रेड में, आप प्रोसेस में हो, तो आप किस ट्रेड में आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा और आप उसको अगर राइड करके गए हो, तभी जो ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल सिस्टम डेवलप होगा। तो ये अलग अलग प्रोसेस है कि कोई कोई चीज पहले स्किप करता है और कोई दूसरी चीजें पहले स्किप करता है, लेकिन फिर वही चीज है कि अल्टीमेटली सीखता सब कुछ है, वो समझता सब कुछ है, रूल सारे समझता है, पढ़ता है, ठीक है। तो लेकिन वो उसको जब उसको सेटबैक लगते हैं ना, तो जब सेटबैक लगते हैं तो वो पॉज मोड में आता है, क्योंकि जब सेटबैक लगते हैं तो फिर वो ट्रेडिंग नहीं करता। पहले उसको बुरा लगता है क्योंकि साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, और जब वो शांत होता है तो उसका दिमाग सोचता है कि एक्चुअली मैंने क्या किया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अ, ये जो ट्रेडिंग जर्नल है ना, मैं हर स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि जो ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पर डे अपना ट्रेडिंग जर्नल बना रहे हो कि जो भी आपने किया, और उस पे आपने ट्रेडिंग जर्नल के नीचे मार्क रिमार्क लिखना बहुत जरूरी है कि मैंने आज क्या वहां पे फॉलो नहीं किया। वो आपका पर्सनल एनालिसिस है। जब आप उसको ट्रेडिंग जर्नल को रिमार्क्स को लगातार पूरे वीक में लिखते जाओ कि आज आपने क्या गलती करी, क्या सुधार करने की जरूरत है, अगर आप ये चीजें करोगे तो फिर आप वीकली में देखिए, वीकेंड में देखिए कि वीक डेज में आपने क्या किया। क्योंकि वीक डेज में एक मार्केट में ऑलरेडी मार्केट चल रही होती है, पर्सनल लोग अपने कामों में भी होते हैं, और एक कॉन्ट्रेस प्रोसेस चला होता है, वीकेंड में जाके वो सब कुछ थम जाता है। तो फिर आपको वीकेंड में वीकडेज की जो ट्रेडिंग जर्नल है उसके रिमार्क्स को देखना है कि आप क्या चीजें गलतियां कर रहे हो। क्योंकि हर दिन अगर आप सिर्फ मान लोगे कि आज मैंने ये किया और आपने प्रॉफिट एंड लॉस देख के छोड़ दिया, तो फिर एक बहुत लंबा आपको फेज से गुजरना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल लिखोगे तो बहुत जल्दी आपको ये पता लगेगा कि आप लॉसेस ले रहे हो, स्टॉप लॉसेस ले रहे हो, या फिर बड़े प्रॉफिट नहीं ले रहे हो, या आप टीएसएल फॉलो नहीं कर रहे हो। तो आपका ट्रेडिंग जर्नल आपको खुद ही बताएगा। नहीं तो ये है कि अगर आप ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाओगे तो फिर आप एक लंबे रूट से जाओगे जहां पे आपको सेटबैक लगेंगे, और फिर आपको वो चीजें रिकॉल करनी पड़ेंगी। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो फिर आप शायद आपको याद आ जाए, लेकिन आप अगर ट्रेडिंग जर्नल बनाते हो तो ये बहुत शॉर्ट प्रोसेस होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर किसी का ना अलग बिहेवियर है। सिंपली मार्केट में मैं ये नहीं कहता कि ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट होता है या ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा प्रॉफिट होता है। देखो हर किसी में, मेरे हिसाब से मैं तो ये कहता हूँ कि हर सेगमेंट पे प्रॉफिट होता है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपका जो बिहेवियर है, ठीक है। अगर मैं एक कंजर्वेटिव आदमी हूँ और मैं ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करता, तो जनरली इस तरह के लोगों को ऑप्शन बाइंग या फ्यूचर ट्रेडिंग कभी सूट नहीं करती, ठीक है। अगर मैं एग्रेसिव हूँ और मेरा रिस्क टेकन एपेटाइट है, और तो इस तरह के लोग जो है जनरली ऑप्शन बाइंग या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी बना सकते हैं, ठीक है। एक आदमी बहुत ही कंजर्वेटिव है और वो बहुत सारे, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में अगर वो जाएगा, ठीक है, अगर कंजर्वेटिव होकर ऑप्शन सेलिंग में जाता है तो बहुत सारी इसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर इस तरह का उसका बिहेवियर नहीं है, इस तरह का उसका एटीट्यूड नहीं है, तो फिर वो उसे जाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट की तरफ। क्योंकि अल्टीमेटली अगर ऑप्शन राइटिंग में भी आप जा रहे हो नॉन डायरेक्शन में, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि मैं महीने के 2 से 4% कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना लूं, तो अल्टीमेटली कंपाउंडली मेरा जो कैपिटल है 1 साल में डबल हो जाता है, ठीक है। तो कभी सेटबैक लगेंगे, कभी आपका ज्यादा प्रॉफिट होगा, कभी पार होगा। तो ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं कि अगर आप 4% के ऊपर मंथली निकाल लेते हैं तो कंपाउंडली आपका कैपिटल साल में डबल हो जाता है। इसी चीजों को अगर आप ये देखें कि अगर आप प्रॉपर, अगर फंडामेंटल और टेक्निकल का कॉम्बो लगाएं, या फिर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें डिलीवरी के थ्रू कैश सेगमेंट में, ठीक है। तो कैश कैश सेगमेंट में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो अल्टीमेटली जो आप 4% ऑप्शन सेलिंग के थ्रू कमाना चाहते हैं, वो आप अपने कैपिटल पे कैश सेगमेंट से भी कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर जो एडजस्टमेंट लगातार नहीं कर सकते, पूरे मार्केट और में अवेलेबल नहीं है,
ठीक है, तो फिर उनको ऑप्शन सेलिंग की जगह उनको जो कैश सेगमेंट है वहां पर जाना पड़ेगा। तो ये देखो, ये सबकी ना अलग अलग, ये बहुत लोगों को लेट रियलाइज होता है कि एक्चुअली मुझे क्या करना है। स्टार्टिंग में लोग बहुत फैसिनेट होके आते हैं कि मुझे इंट्राडे करना है, या फिर मुझे पोजीशन करना है, या फिर मुझे इन्वेस्टिंग करनी है, क्या एक्चुअली करना है। तो कभी हम कुछ कर रहे एक्चुअली होते हैं और हमें हिट लगती है। स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में ग्रीड ज्यादा होता है, सबसे हाँ, ज्यादा होता है। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोला ना कि स्टार्टिंग में क्या लोग फैसिनेट होके ना इंट्राडे सुन के आते हैं कि ऑप्शन बाइंग करो निफ्टी में, वीकली एक्सपायरी में देखो वहां पे 4-5 हजार, मतलब 5 से 10 हजार का एक लॉट मिल रहा है। अगर वो चल गया, डबल हो गया, तो इतना प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन वो कितनी बार होगा। हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, हमें डेली तो बड़ी मूवमेंट नहीं मिलती। तो वो ये देख के आता है कि आज उसको इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ, लेकिन हमें पता है कि ये एग्जैक्टली कब होगा, ठीक है, हमें भी नहीं पता। तो हमें क्या करना पड़ता है कि भाई उसको पता करने के लिए क्या करें। तो हम न्यूज़ पे रिलाई तो नहीं करते, ट्रेडिंग हमें पता है कि अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो हमें टेक्निकल एनालिसिस पे स्विच होना पड़ेगा। अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी बहुत एक वाइड चीज है। तो इंडिकेटर्स बहुत लोग स्टार्टिंग में यूज करते हैं, या फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। मैं बोलूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड, लेकिन सबको ये पता है कि अल्टीमेटली अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो टेक्निकल एनालिसिस में आप जाओगे तो वहीं से पैसा बनता है। और हम ये मानते हैं कि अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, यहाँ पे मैटर करता है रिस्क रिवॉर्ड। और उस रिस्क रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए हमने ये देखा इतने सालों से कि हमें कोई ऐसा सिस्टम पिक करना पड़ेगा जहाँ पे रिस्क छोटा हो। अगर हमारा एक्यूरेसी भी कम है लेकिन हमारा रिस्क अगर छोटा है और हमें रिवॉर्ड बड़ा मिल जाए, तो फिर हम कम एक्यूरेसी से भी बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसी वजह से हम गए पैटर्न की तरफ कि हमें इंडिकेटर्स पे नहीं जाना, क्योंकि इंडिकेटर्स तो हो सकता है फॉर एग्जांपल कोई सुपर ट्रेंड ट्रेड कर रहा है तो लगातार वो बाय सेल तो देता ही रहेगा। कोई एमएसीडी ट्रेड कर रहा है तो वो भी लगातार बाय या सेल में तो रहेगा ही। लेकिन हम जब पैटर्न ट्रेड करते हैं तो वो हमें ये बताता है कि एक्चुअली कब आपको ट्रेड नहीं लेना है। मतलब फॉर एग्जांपल कि आपका जो प्राइमरी ट्रेंड है, ठीक है, वो क्या है। अगर वो बुलिश है और सेकेंडरी ट्रेंड वो हमें ये बता रहा है कि मार्केट में करेक्शन है, तो फिर इसका मतलब है कि आपको अभी ट्रेड नहीं लेना है। और जब आपका सेकेंडरी ट्रेंड प्राइमरी ट्रेंड के साथ लाइनमैन में आ जाता है और दोनों ट्रेंड बुलिश हो जाते हैं, तो फिर वो एक टाइम होता है जहां पे हमें बुलिश ट्रेड लेना पड़ता है। और जनरली उसी टाइम पे बड़ा मूव आता है। अगर कहीं पर भी ऐसा होता है कि प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है और सेकेंडरी ट्रेंड बेरिश है, तो जनरली हमने ये देखा कि मार्केट में टाइम वाइज करेक्शन या स्मॉल करेक्शन या स्लो करेक्शन आती है। तो वहां पर आपको मोमेंटम नहीं मिलने वाला, तो वहां पे ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट नहीं बनने वाला। तो फिर यही चीज है कि हमने जैसे रिसेंटली भी देखा, ठीक है, हाँ आप लोग को तो पता ही है, आप लोग इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये जो बुलिश फॉल फेव था, ठीक है, मैंने शेयर भी किया था ट्विटर पे और मैं लगातार अपडेट्स भी दे रहा था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब हमें दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट बन चुका है, ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पर हमारा फिफ्थ पॉइंट बन चुका है बॉटम पे सितंबर में। उससे पहले अगर हम बात करें, हमने यहाँ पर जुलाई में बात की थी कि ये एक पॉइंट है जहां पर हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि यहाँ पर एक बड़ा करेक्शन आ सकता है, ठीक है। हमने एक्सपेक्टेशन यहाँ पे यही की थी कि बड़ा करेक्शन आ सकता है, इसको हमने ट्विटर पे शेयर भी किया था। उसके बाद करेक्शन अगस्त तक आया, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि अगस्त पे मैंने ट्विटर पर भी ये शेयर किया था अगस्त में कि ये एक इंपॉर्टेंट टाइम जोन है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये पहली बात तो करेक्शन आई और जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उसको यहाँ ब्रेक किया। और फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन था कि अगर ये प्राइस हो यहाँ पर सस्टेन करके नीचे की तरफ, अगर हम ये देखें इस जोन को, इसको ब्रेक करने के सस्टेन होता नीचे की तरफ, ठीक है, तो फिर हम ये मान के चलते हैं जो नीचे के टारगेट्स है हमारे पास वो आ सकते थे। तो ये इंपॉर्टेंट टाइम जोन था। अब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा हमें पता नहीं है। अगर हमारा यहाँ पे कोई बेरिश ट्रेड है तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, अगर वो एग्जिट हो जाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर यही थी कि अब हम यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ पर हम एक बाउंस देखेंगे। तो जो हमने टेक्निकल, जो हमारी वॉल फेव को हमने अपने तरीके से इवॉल्व किया हुआ है, जिसको मैंने आपके साथ कवर भी किया हुआ है, तो उसमें हमने जो टूल्स यूज किए थे उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की थी कि एक बाउंस आएगा। फिर मैंने 20-21 तारीख को आपके साथ यहाँ पर ये शेयर किया था, देखिए अब 21 तारीख को ट्विटर पे भी शेयर किया था कि एग्जैक्टली मेरा मानना है कि यहाँ पर एक
ट्रेंड रिवर्सल जोन आ सकता है नेक्स्ट मूव के लिए। तो फिर हमने देखा कि किस तरीके के बाद एक करेक्शन आई, लेकिन अल्टीमेटली अब हमारे पास, हमने एक्सपेक्टेशन की थी कि यहाँ पे एक बाउंस आएगा 8 तारीख के बाद, या तो मूव नीचे का आएगा, नहीं आया और बाउंस आया इस, तो यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी ये थी कि अब हमारे पास जो यहाँ से करेक्शन आएगी, ठीक है, उसके बाद जब भी प्राइस यहाँ पे जोन के, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे 5th पॉइंट डेवलप हुआ और 5th पॉइंट डेवलप होने के बाद हमें यहाँ पर कंफर्म पता लग गया कि हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी यही कि अगर यहाँ पे हम सस्टेन होते हैं 79772, ठीक है, तो मैंने ये लेवल्स और टाइम जोन भी शेयर किए थे सितंबर में भी, मैंने आपके साथ ट्विटर पे शेयर किया था, ठीक है, 1 2 सितंबर को, कि ये एक जोन है। तो समझदार के लिए इशारा काफी है, और अगर मैं चीजें लगातार बहुत लिखूंगा ना तो लोग ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर करते हैं, और मुझे दिक्कत नहीं है क्वेश्चन आंसर से, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर वो चीजें पहले उनको बेसिक्स नहीं पता कि किस थ्योरी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या उसका प्रोसेस है, कैसे उसको यूज करना है, तो मैं वहां पे कितना भी लिख दूं उनको क्लैरिटी कभी नहीं आने वाली। तो जिनको ये चीजें, जो इस तरह के पैटर्न्स यूज कर रहे हैं, तो वो इशारे को समझ जाते हैं, ठीक है, वो लेवल्स को समझ जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं। तो वो पॉइंट मेरा वहां पे यही होता है कि एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने 1 सितंबर को शेयर किया था, तो ये था कि 5th पॉइंट बन गया, मैंने लेवल्स भी वहां शेयर किए थे, और फिर हमने देखा कि जो नॉन स्टॉप हमारे सामने जो रैली आई ऊपर की तरफ, ठीक है, आप ये देख रहे हैं। तो ये क्या दिखाया हमें यहाँ पर कि एग्जैक्टली जब भी हम पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं, कभी भी हम पैटर्न्स को ट्रेड करें, ठीक है, तो ये हमारा जोन है फॉर एग्जांपल, ये बात क्लोजिंग ऊपर यहाँ पर आई है, ठीक है, और इस क्लोजिंग के बाद हम ये देखें तो हम जो अगर रिस्क रिवॉर्ड भी देखें तो 1:4 का रिवॉर्ड, ठीक है, तो एक 1:2 3 का रिवॉर्ड बहुत अच्छा माना जाए, लेकिन मैंने जैसे डिस्कस किया बहुत बार कि 1:4 1:10 का भी रिवॉर्ड बॉल पे हमें देते थे, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने बहुत साल तक प्रैक्टिस की, ये देखो आप, ठीक है, तो जो हमारा टारगेट था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो जितनी चीजें न्यूज की चलती हैं या फिर मार्केट में फोमो पे चलती हैं, देखो आप यहाँ पे जुलाई पे मैंने स्टार्टिंग होते शेयर किया था कि यहाँ पे एफएनओ में बहुत सारे लोग ट्रैप हो सकते हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही था कि ये रिट्रेसमेंट के या फिर जो भी हम टूल्स यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, वो प्रॉफिट बुकिंग आई, और उसके बाद यहाँ पर प्राइस नीचे सस्टेन नहीं हुई। तो ये जो मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये सारी इस पैटर्न को जब हम सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ओवर द टाइम, जैसे तरुण जी ने बोला, तो बहुत सारी क्लैरिटी हमें आती है कि कहाँ पर क्या नहीं करना। तो ये क्लैरिटी ना तभी आती है कि कहाँ पर हमें क्या नहीं करना, और फिर हमें पता लगता है कि यहाँ पर आप एग्जैक्टली क्या करोगे, थर्ड पॉइंट की पॉसिबिलिटी कैसे बन सकती है, और थर्ड पॉइंट को हम जनरली फोर्थ की तरफ कैसे प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वॉल फेफ में अगर हम ट्रेडिशनल वॉल फेफ की बात करें तो वहां पर तो सिर्फ ये बताया गया है कि 5th पॉइंट बनेगा, और उसके बाद आपको 5th पॉइंट बनने के बाद यहाँ पर फिर आपको ट्रेड लेना है टुवर्ड्स द डायरेक्शन, ठीक है, जो भी नेक्स्ट डायरेक्शन होगी उसकी तरफ आपको ट्रेड ले। लेकिन हमारा जो तरीका है वो ये है कि जनरली हम कोशिश स्टार्टिंग में 5th पॉइंट की ही करते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि 4th पॉइंट को हम कैसे प्ले कर सकते हैं, और फिर हम उसको आगे चल के चलते हैं कि थर्ड पॉइंट कहाँ पर बन सकता है और उसको हम कैसे प्ले कर सकते हैं। तो इनिशियली ये इजी नहीं है कि 4th और 5th थर्ड पॉइंट को हम ट्रेड कर पाए, लेकिन आप 5th को कर पाएंगे तो फिर आप 4th की तरफ बढ़ सकते हो, थर्ड की तरफ बढ़ सकते हो, और सेकंड को पकड़ना। मेरा मानना है कि जब आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ अच्छे से कर लोगे, अब मैंने जुलाई में आपके साथ शेयर किया कि यहाँ से एक एफ एंड ओ में काफी बड़ी करेक्शन आ सकती है, क्योंकि मैं निफ्टी के ऊपर करेक्शन देख रहा था। मुझे क्यों पता था, क्योंकि ओवर द टाइम मुझे डिकेड्स के ऊपर हो चुके हैं, तो मुझे यहाँ पे क्लैरिटी थी कि एग्जैक्टली यहाँ पे जो है करेक्शन आएगी, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे ये नहीं पता था कि करेक्शन कितनी आएगी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये जो लेवल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो लेवल है इसको हम नीचे तरफ ब्रेक करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कोई बुलिश ट्रेड लिया है, एग्जांपल फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पर हमारा सपोर्ट क्लोजिंग नहीं दिया, और यहाँ पे मैं कोई बुलिश ट्रेड लिया है और उसका मेरा टेसल ट्रिगर हो जाता है, तो मैं एग्जिट कर लूंगा अपने लॉन्ग्स को, मैं अपनी लॉन्ग्स की प्रॉफिट बुक करूंगा, और उसके बाद मैं अपने शॉर्ट्स ट्रेड करता जाऊंगा। लेकिन एग्जैक्टली ये इसको ब्रेक करेगा नहीं करेगा मैं पहले से नहीं कह सकता। तो अगर ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, मैं सिर्फ अपने टीएसएल रेस कर रहा हूँ,
और अगर मेरे टीएसएल ट्रिगर हो जाते हैं, अगर मेरे शॉर्ट्स के ट्रिगर कहीं पे भी ट्रिगर हो जाते हैं, तो फिर मैं लॉन्ग करूंगा। और फिर अगर थर्ड पॉइंट बनने के बाद मैं लॉन्ग कर रहा हूँ और मेरे कहीं पर भी यहाँ पर टीएसएल ट्रिगर होते हैं, तो फिर मैं दोबारा शॉर्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे पैटर्न डेवलप हो रहा है। तो सेकंड पॉइंट पे मैंने आपके साथ शेयर किया जुलाई में कि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है फंडों में ट्रैप होने की, और वो हुआ। थर्ड पॉइंट और द एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था आपके साथ 8 अगस्त का, कि ये इंपॉर्टेंट टाइम जोन है, क्योंकि यहाँ पे लगातार आप देखो कि प्राइस जो है वॉल्यूम्स के साथ नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है। ठीक है, आप ये देखिए कि यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स ना यहाँ पे ताकत लगा रही है इसको नीचे बंद करने की, और यहाँ फाइट चल रही है। तो यहाँ बुल्स और बेयर्स के बीच में प्राइस सेक्शन में फाइट चल रहा है। और वॉल्यूम्स जो अगर आप उसको देखोगे निफ्टी के अंदर में जाके, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी, क्योंकि निफ्टी में ज्यादा वॉल्यूम है एज कम्पेयर टू सेंसेक्स एफ एंड सेगमेंट में। तो वहां पर आपको काफी ज्यादा वॉल्यूम दिखाई दिया उस टाइम पे, जो ये बता रहा था कि यहाँ पे अल्टीमेटली फाइट ही चल रही है, इसको आसानी से जाने नहीं देंगे। और फिर यही हुआ कि अगर बुल्स ने इसको अच्छा खासा अप मूव दिया और हमारा जो स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग दिया, और उसके बाद हमने देखा कि उससे बीच में भी गैप आया, आप ये देख रहे हैं गैप अप, लेकिन अल्टीमेटली वो फॉलोअप नहीं था। इस राइज में कहीं बड़े वॉल्यूम्स नहीं थे। अगर आपको यहाँ पे बुल्स ने सेव भी कर लिया थर्ड पॉइंट बनाने के बाद, इस थर्ड पॉइंट बनाने पे सेव भी कर लिया, तो इसके बाद जो मूव आया ना, यहाँ पे कोई बड़े वॉल्यूम जनरेट नहीं हुए। और जब वो जनरेट नहीं हुए और ये बियर्स देखते हैं, ठीक है, बियर्स बुल्स की चाल ये देखते हैं कि चलो इसने तो ये तो बचा लिया, हम अपना पैसा यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे। जब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आए और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये एक बाउंस था, शॉर्ट कवरिंग थी, तो फिर बुल्स ने यहाँ पे अटेम्प्ट लिया। तो आप ये देखिए कितनी अच्छी कैंडल बनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम्स बने और फिर हमने देखा कि यहाँ पे एक बेरिश हुआ है। ठीक है, अगेन अगर बुल्स ने यहाँ बाय किया था थर्ड पॉइंट पे, तो ऊपर उनके टीएसएल ट्रिगर हुए, उनके लॉसेस नहीं हुए, और अगेन जब प्राइसेस दोबारा यहाँ पर आया, तो बुल्स ने अगेन जो अपने सपोर्ट्स थे उनको यहाँ पे होल्ड किया और दोबारा यहाँ पैसा डाला। और अभी भी आप देखोगे ना, रिसेंटली जो इतनी बड़ी रैली हमारे सामने आई है ठीक है, फिफ्थ पॉइंट बनने के बाद जो हमारे टारगेट भी आए, आप ये देखो। ठीक है, तो आप जनरली यहाँ पे देखेंगे ना कि वॉल्यूम्स नहीं है, और इसी वजह से अगेन ये जो अटेम्प्ट प्रीवियस सेशन में आया ना, ये इसी वजह से आया। बेस बिना बात के अपने पैसे वेस्ट नहीं करेंगे, वो ये देखेंगे कि कहाँ पर जाके एग्जॉस्शन होता है बुल्स का, कहाँ पर वो प्रॉफिट बुक करते हैं। तो जनरली आप ये देखो कि इसके बीच में कितनी सारी थ्योरीज थी। ठीक है, जुलाई में सारे सुपर बुलिश हो गए थे। ठीक है, और फिर यहाँ पे बड़ा करेक्शन आया। उसके बाद अगस्त आते ही सारे सुपर बेरिश हो गए थे, क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ एक्शन में आ गए थे। जो हमारे पास 90 डेज का था वो खत्म हो गया था, और उसके बाद हमारे सामने बहुत सारी बातें चल रही थी कि ट्रम्प टैरिफ बढ़ाएंगे, अलग अलग सेक्टर पे, आईटी पे हो सकते हैं, फार्मा पे हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो अल्टीमेटली सारे बेरिश हो गए, और एग्जैक्टली यहाँ पे जो प्राइस एक्शन था वो अपोजिट था। और फिर ये देखो आके आप इस पूरे प्राइस एक्शन में, इस पूरे प्राइस सेक्शन में अगर आप देखोगे ना ऊपर से नीचे तक, तो एफआईज के डेटा बेरिश थे, लेकिन जब यहां से रिकवरी आई बुलिश वॉल फेव की, तो एग्जैक्टली जब ये जनरली यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस ट्रेंड लाइन को चैनल ला के देखेंगे, तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया ना, एफआईज यहाँ पर बुलिश हुए। इस ब्रेकआउट के बाद एफआईज बुलिश हुए यहां से, इस जोन से। तो अल्टीमेटली न्यूज किसी काम की नहीं है हमारे, और अल्टीमेटली जो एफ आई डी एस का डेटा वो भी किसी काम का नहीं है। अगर एफ आई बुलिश थे तो फिर ये प्रॉफिट बुकिंग एग्जैक्टली हमारे टारगेट हिट होते ही क्यों हुआ है। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप वॉलफेस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, नॉइस को अवॉइड करेंगे, इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, और डिसिप्लिन रूल्स को फॉलो करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सेगमेंट में अगर आप वॉलफेस को यूज करें। अल्टीमेटली हम वॉलफेस को यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबसे अच्छा ये पैटर्न है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो रिस्क है वो बहुत ही डिफाइन है, बहुत ही छोटा है, और रिवॉर्ड जो है जनरली 1:4-5 या 1:10 तक भी चले जाते हैं। तो अगर आपकी एक्यूरेसी कम भी है, तब भी यहाँ पे बहुत अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जनरली आप ये सारी चीजें बहुत जगह पे अगर आप यूज करेंगे, तो फिर आपको अपनी अगर आप इस बिलीफ को मानेंगे ना, जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ, अपनी न्यूज
इमोशंस और जो चल हमारे सामने चीजें चल रही थी, बहुत सारी ग्लोबल डेवलपमेंट्स, अभी हम चार्ट देख रहे हैं तो हम उसको उतना डीपली अभी याद नहीं कर रहे हैं कि रोज क्या आ रहा था, रोज हम क्या कर रहे थे, अभी याद भी नहीं है, मोटा मोटा याद है। ठीक है, और अगर आप नहीं भी मार्केट में रहते कि फेड क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अभी फेड ने ये किया, मार्केट नीचे आ गई रेट कट के बाद। तो ये सारी चीजें किसी काम की है नहीं, ट्रेडिंग में इनका कोई रोल नहीं है। हाँ, इनका रोल जरूर है लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर आप क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस देखते हैं या मंथ टू मंथ बेसिस देखते हैं, वहां पर इनका इम्पैक्ट आता है। मैं यही कह रहा कि इन चीजों का इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं बिल्कुल कि इंट्राडे या पोजीशन कर रहे हैं, मेरा मानना है कि ये सिर्फ वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा कि आपके टेक्निकल्स के बियॉन्ड कुछ आ रहा है। जो लोग यहाँ पे सिर्फ राइटिंग कर रहे हैं या ऑप्शन से राइटिंग करके पैसा कमा रहे हैं, नॉन डायरेक्शन में पैसा कमा रहे हैं, वो ट्रोल कर रहे हैं सबको इतने सालों से, कोविड के बाद से। अभी उनकी हालत यहाँ पे खराब हो गई है कि वीकली स्पायर अगर बंद हो गई तो 4-5 साल से जो वो कमा रहे थे, अभी तो वैसे ही 2 साल से बहुत टफली कमा रहे हैं, तो अभी वो क्या करेंगे। तो ये तो एक ओकेशनल चीज थी कि प्रीमियम बहुत शूट हो गए थे कोविड में, और उसके बाद उसमें करेक्शन आई तो इसी पैसा बन गया। पिछले 2 साल से अल्ट्रा लॉस पे है तो पैसा नहीं बन रहा, और जैसे जैसे हम ये देख रहे हैं कि फिर कई बार सेबी को ब्लेम कर दो, कभी लगातार वीकली उसको एक्सपायरी को ब्लेम कर दो, अभी एक्सपायरी कम है तो उसको ब्लेम कर दो, और कुछ नहीं है तो जेन स्ट्रीट को ब्लेम कर दो, अभी जेन स्ट्रीट नहीं है तो आप इसको ब्लेम कर दो। तो ये तो हल्ला होता रहेगा। अल्टीमेटली आपको वर्सटाइल बनना है, आपको ये देखना है कि तरुण जी मेरे साथ तब जुड़े थे जब मंथली एक्सपायरी में 75 का लॉट था, उससे पहले बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ जो तब मेरे साथ जुड़े थे जब निफ्टी का 100 का लॉट था। ठीक है, वो लोग पोजिशनल ऑप्शन हैज ट्रेड कर रहे हैं, तब से आज तक उनको प्रॉब्लम नहीं आई है, उल्टा उनको बेनिफिट ही हुआ था मार्जिन की वजह से। जो हमने पिछले बार कोविड के बाद देखा था कि जो ऑप्शन हेजिंग वाले थे, अल्टीमेटली उनको बेनिफिट ही हुआ था, मार्जिन बेनिफिट का। ठीक है, तो अल्टीमेटली अभी भी यही है, अभी भी यही है कि आपका रिस्क तो लिमिटेड ही है ना। अल्टीमेटली दुनिया की कोई भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी ले जाओ, वो तब तक लिमिटेड लॉस या प्रॉफिट देती है जब तक वो रेंज में। अगर मैं कल की डेट में कोई भी दुनिया की स्ट्रेटजी उठा लूं स्प्रेड्स को छोड़ के जिसमें हेजिंग यूज करते हैं, अगर दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी उठा लूं और कल सुबह मेरे सामने निफ्टी में 2 सर्किट लग जाए नीचे या ऊपर के, तो अल्टीमेटली आप किसी भी ट्रेडर को ये देखोगे कि वो बड़े लॉसेस में होगा, उसका डीप ड्रॉन आएगा। लेकिन अगर आप हैजिंग ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग को कोई कर रहा है, उसने लिमिटेड रिस्क ले रखा, कल के डेट में 2 सर्किट लग गए तो उसका 2% का लॉस हो गया कैपिटल का, उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन हैजिंग आप कर रहे हो, कल की डेट में 2 सर्किट 3 सर्किट, मैं बोलता हूँ 4-5 सर्किट भी लग जाए, तो वो भी ऑप्शन हेजिंग का जिस टाइम पे उसने ट्रेड लिया था ना, और जो उसका रिस्क रिवॉर्ड था कि मेरा इतना लॉस हो सकता है, इतना रिवॉर्ड हो सकता है, अगर उसके सामने मल्टीपल सर्किट भी लग गए ना, तब भी इसका लॉस लिमिटेड ही है। तो आने वाले टाइम में अगर वीकली एक्सपायरी बंद भी हो जाती है और किसी को दिक्कत भी हो रही है, तो फिर यही है कि अगर उसका कम कैपिटल है तो अगर वो मंथली एक्सपायरी में ऑप्शन बाइंग नहीं कंफर्ट में है, तो फिर यही है कि उसको हैज की तरफ जाना चाहिए, और हैज ऑल टाइम काम आने वाला है। हैच में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने रिस्क डिफाइन किया कि मेरे को फॉर एग्जांपल इस हैच के ऊपर कि 60-70 हजार का मैं कोई ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल 50-60 का, और वहां पर मेरा फॉर एग्जांपल 10 हजार का लॉस, कल मार्केट में 4-5 कितने भी सर्किट लग जाए, किसी भी स्क्रिप्ट की बात करूँ, अगर उसका रिस्क डिफाइंड है ना, कितना ही रिस्क है, कल की डेट में विक्स गिर जाए, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, कुछ भी हो जाए, सर्किट लग जाए, सब चीजों से प्रूफ है वो, वहां पे कोई इंपैक्ट नहीं है, स्प्रेड्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि अगर आप वर्सटाइल हो, तो अगर आप लगातार, हमारे सामने जब वीकली एक्सपायरी थी तब भी पैसे बन रहे थे, जब लगातार वीकली एक्सपायरी नहीं है, एक एक्सचेंज में एक ही एक्सपायरी है तब भी पैसे बन रहे हैं, और जब वीकली एक्सपायरी थी नहीं तब भी पैसे बन रहे थे। मैं तो 200 लॉट की निफ्टी भी देखी हुई है, हालांकि वहां पे बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं थी, लेकिन मैं जब फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा था तो मैं 100 के लॉट पे ट्रेड कर रहा था, और वो भी मंथली एक्सपायरी, तो उसके अलग बेनिफिट है। अभी जिन्होंने वीकली एक्सपायरी ट्रेड की है ना, उनको मंथली एक्सपायरी के बेनिफिट नहीं पता। जिन्होंने मंथली एक्सपायरी ट्रेड की थी उनको पता है अगर वीकली एक्सपायरी बंद हो गई ना तो मंथली एक्सपायरी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली,
जैसे तरुण जी ने भी डिस्कस किया स्टार्टिंग में, कि वो मंथली एक्सपायरी कर रहे हैं, ना डिके का कोई प्रॉब्लम, और बेंचमार्क में क्या हो जाएगा, निफ्टी सेंसेक्स में क्या हो जाएगा, स्टॉक तो आपके किसी भी दिन 5-10% हिल सकते हैं। कितने दिन ऐसे होते हैं जहां पे निफ्टी 5-10% हिल जाएगी, तो कोई बड़ा इंपैक्ट आने वाला है ही नहीं। अगर आपके टेक्निकल स्ट्रांग है तो फिर मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। हाई कन्विक्शन आपको खुद ही बता देगा, आपने करा है प्रैक्टिस, कुछ भी किया, अगर आपने लगातार प्रैक्टिस की है ना, तो ओवर द टाइम आप किसी को बोलने की जरूरत नहीं कि आपका लेवल क्या है, आपके अंदर खुद ही आपके अंदर कैपेबिलिटी इस तरह की आ जाएगी कि हर ट्रेड को आप हाई कन्विक्शन से लोगे, वहां पे कोई सेल्फ डाउट नहीं होगा। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका शॉर्टकट ये है कि जो उसने सीखा है उसको आप क्वार्टरली या फिर 6 महीने, ये सबके पैशन के हिसाब से, या फिर कोई फुल टाइम ट्रेडर है या फिर पार्ट टाइम ट्रेड है, तो अलग अलग टाइम से उन सबका लगता है। जैसे ब्रूस ली ने भी कहा था कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या करेगा, लेकिन उनको फर्क पड़ता है कि सामने वाले ने किसी की को अगर 10 या टाइम्स किया हुआ है या कुछ इतनी बार किया हुआ है तो उसको उससे फर्क पड़ता है। तो फिर यहाँ पर भी वही चीज है। ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप अच्छे ट्रेड लो, कम ट्रेड लो, पैटर्न्स को ट्रेड करो, जहां पे आपको रिस्क छोटा मिले, रिवॉर्ड बड़ा मिले, तब आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आप इम्पल्स ट्रेडिंग करोगे, कॉन्ट्रोवर्सली ट्रेड करोगे, जनरली इंडिकेटर्स, मेरा मानना है कि जितने ब्रोकर्स हैं, कभी ना कभी ब्रोकर्स रहे हैं, उन्होंने बनाए हुए हैं, और वो यही चाहते हैं कि आप लगातार ट्रेड करते रहो और उनके लिए ब्रोकर देते रहो। ठीक है। तो इस सेशन को यहाँ पे अभी हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो हम इसको एंड कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन डिस्कशन के लिए अगर कुछ चीजें डिस्कस करनी है, कुछ चीजें पूछनी है, कुछ चीजें आपस में बातें करनी है, तो मैं इस सेशन को दोबारा रीस्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार इस सेशन एंड मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कि खत्म होने वाला है। ठीक है। वहां पर लोग हम आपस में जितनी चीजें हैं, बहुत सारी स्क्रिप्ट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अभी मेरा यही था कि जनरली काफी चीजें मैं आपके साथ रिवाइज कर दूं, ताकि अगर कोई भी चीजें, कई बार ये होता है कि हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ओवर द टाइम करते रहते हैं, तो बीच में बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। तो उसी को रिकैप करने के लिए बहुत सारी चीजें रिपीट की हैं यहाँ पे, और मैं इसको यूट्यूब पे भी शेयर करूंगा, ताकि कुछ और लोग जो सीखना चाहते हैं, इतिहास के बारे में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो को देख के इससे सीख सकें। ठीक है। तो मैं इसको रिस्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अ, अभी ये नेक्स्ट कितने देर का होगा, नेक्स्ट सेशन? थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत, तो आप लोग के ऊपर है।